वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपने ये टेस्ट जो है पीएस एकेडमी का जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है आपके क्लास में टेस्ट नंबर 2 दिया रहेगा, जिसमें हमने कवर किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ये दो टॉपिक मिलाकर एक कंबाइंड टेस्ट लिया गया था आपका, और ये टेस्ट का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे 35 मार्क्स। ओके, तो आज इसका डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज है। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भैया कंपनी है जिसका डेट इक्विटी रेशियो 3:5 है। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, कभी भी टैक्स पोस्ट कॉस्ट जो है वो पोस्ट टैक्स चाहिए अपने को, बट यहां पे इन्होंने दिया है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। एंड इक्विटी का कॉस्ट भी आपको दे रखा है 10%, जो कि प्री टैक्स पोस्ट टैक्स फर्क नहीं करता इक्विटी के केस में, बिकॉज वो नॉन टैक्स डिडक्टेबल होता है। एंड व्हाट इज द वैक ऑफ द कंपनी इफ द टैक्स रेट इज 30% बोला है। तो इसका वैक निकालना बहुत ही आसान है। मैं आपके डिस्कशन के लिए क्या कर रहा हूँ, ये सभी डिस्कशन वाला जो पार्ट है यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये भी आपके साथ शेयर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हो सके तो इसके शेयर का वेट नहीं करते, आप खुद लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें पहला क्वेश्चन जहां पर आपको प्री टैक्स दिया था उसे सबसे पहले हमें पोस्ट टैक्स बनाना होगा। तो हम बोलेंगे पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू, आपके पास प्री टैक्स रेट 7 है, इंटू 1 माइनस 0.3 करना पड़ेगा। मतलब कौन सा फॉर्मूला सर आप यूज कर रहे हो? आई इंटू 1 माइनस टी यूज कर रहा हूं बेटा मैं, आई इंटू 1 माइनस टी। तो इससे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4.9% आ जाएगा। एंड आपके पास जो कॉस्ट ऑफ डेट है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो तो वैसे भी प्री टैक्स पोस्ट टैक्स एक ही होता है, कोई फर्क नहीं करेगा। तो सीधा सीधा आपका वैक रहेगा 30% डेट, 30% नहीं 3/8 बोलना पड़ेगा, क्योंकि 3 and 5 3:5 का रेशियो दिया था। तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा 3/8 इंटू 4.9% प्लस इसके साथ साथ 5/8 इंटू आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 10% है। तो ऐसे सिनेरियो में आपका वैक का आंसर जो आता है वो 8.09% आता है। 8.09 अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन डी मैच हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 8.09% है माय फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन 2 की बात करेंगे तो यहां पर बोला है दिस कंपनी है ऑल इक्विटी कंपनी फाइनेंस कंपनी, दिस इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग रुपीज 275 लाख सॉरी इक्विटी शेयर्स विद 15% डिबेंचर्स ऑफ सेम अमाउंट। मतलब इसको क्या करना है? डेट रेज कर इक्विटी का पैसा वापस देना है, बायबैक ऑफ इक्विटी कर रहे हैं लोग। The current market value of the company is 1750 lakhs with the cost of capital as 20%. The future EBIT are going to be constant and our entire earning are going to be distributed. Corporate tax rate is 30%. What is the new market value of the firm? तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। आप सबको पता है कि ऐसे सिनेरियो में जहां पर आप एक टोटली अनलेवर्ड फर्म से लेवर्ड फर्म जाते हो तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है। आपको कहीं पर बोला नहीं था कि ये कौन से अप्रोच से निकालना है, बट आपको यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से एक ही अप्रोच फिट होता है, वो है एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच विथ टैक्स वाला फॉर्मूला यहां पर फिट होगा। तो आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यूजिंग एमएम अप्रोच विथ टैक्स, value of levered firm is equal to value of unlevered firm plus present value of interest tax shield। वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म आपको निकालना है। अनलेवर्ड फर्म का वैल्यू 1750 दिया हुआ है, और आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कैसे निकलता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड निकालना होगा आपको अगर, तो आपको सीधा सीधा डेट इंटू टैक्स का रेट करना पड़ता है। आपका डेट अमाउंट कितना है? 275 लैक्स जो आप रेज करना चाहते हो। तो सीधा सीधा 275 लैक्स इंटू टैक्स का रेट कर देंगे, तो आपका सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगा 1832.5 लैक्स। सर अगर और कोई अप्रोच से इसे सॉल्व किया तो नहीं जमेगा क्या सर? ऑफकोर्स जम सकता था, बट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर आप दूसरा कोई भी अप्रोच यूज कर लो तो आपको समझेगा कि कोई भी ऑप्शन मैच होता ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन मैच होता ही नहीं है। तो आपको एमएम अप्रोच विथ टैक्स के साथ ही अप्रोच के आंसर करेक्ट आते हैं। एनओआई अप्रोच, एनआई अप्रोच, किसी से भी ये मैच नहीं होगा। अगर आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल भी लोगे तो ये गिवन चॉइसेस के साथ मैच तो सिर्फ एमएम अप्रोच विथ टैक्स में होगा।
यस गाइस, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 बोलता है अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेट 50% इक्विटी, बोरिंग कॉस्ट इज 8% इन नो टैक्स वर्ल्ड, मतलब प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का प्रॉब्लम इधर नहीं आएगा, एंड द capital market are assumed to be perfect. If you own 2% of the shares of this company, calculate your returns if the company has net operating income of 3,60,000 and the overall capitalization rate that is Q of 18%. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके क्वेश्चनियर बुक के क्वेश्चन का एक पार्ट एज एन एमसीक्यू पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, आपको 50-50 डेट इक्विटी वाली कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है, डेट का कॉस्ट 8% है, आपके पास 2% शेयर्स है कंपनी के, आपको आपका रिटर्न कैलकुलेट करने बोला है, और आपकी कंपनी का एनओआई ईबीआईटी 3,60,000 है और क्यू जो है वो 18% है। तो आपको ऐसे केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले ईबीआईटी और क्यू यूज कर वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लो, वी वैल्यू ऑफ फर्म अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, EBIT डिवाइडेड बाय क्यू करोगे। EBIT कितना लोगे, 3,60,000 लेंगे सर, क्यू कितना लेंगे, 18% लेंगे, तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा 20 लाख। करेक्ट, ये 20 लाख वैल्यू ऑफ फर्म है। इसके दो पार्ट है, एक 50% डेट है और बचा 50% जो है वो इक्विटी है। आपके डेट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 लाख का 50% 10 लाख, और इक्विटी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख। ये क्या है, डेट, और ये क्या है, इक्विटी। डेट इक्विटी दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो आप इंटरेस्ट निकाल लो, आपके पास रेट दिया हुआ है, टैक्स आपका इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 10 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, दैट इज 80,000। 80,000 का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब आप ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर एनआई निकाल लो। ईबीटी और एनआई आएगा आपका दोनों कंपनी का। फर्स्ट कंपनी 3,60,000 जो लेवर्ड फर्म है, और जो अनलेवर्ड फर्म है वो भी 3,60,000। बट जैसे ही लेवर्ड कर दिया उसे, तो आपको देना होगा इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट है, 80,000 जो ऊपर अपन ने कैलकुलेट किया, ये आ जाएगा 2,80,000, और यहां पर इंटरेस्ट कुछ नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा 3,60,000। ये आ गया आपका एनआई। अब इस एनआई में से 2% होल्डिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपका ऑल अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से इसका 2% आपको मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे देयरफॉर रिटर्न इज इक्वल टू 2,80,000। ये पूरे शेयर होल्डर्स को 100% शेयर होल्डर्स को बिकेगा, बटेगा सॉरी। तो आपको कितना मिलेगा, इसका 2% मिलेगा, विच कम्स टू 5,600 रुपीज। 5,600 रुपीज का आपका रिटर्न हो गया। डन। तो आपके ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच होता है, बी ऑप्शन मैच होता है, 5,600। अब कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, यहां पर सेंटेंस दिया, ये थ्योरी एक्चुअली, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। असर्शन एंड रीजन दो दिया है। असर्शन ये बोल रहे कि द रिस्क प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ the risk principle of capital structure is one that minimize the cost of capital structure। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर का रिस्क प्रिंसिपल आपका मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलता है, ऐसा ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिस्क प्रिंसिपल। भैया रिस्क प्रिंसिपल के एंगल से नहीं होता, वो रिटर्न प्रिंसिपल के एंगल से माना तो ठीक है, रिस्क प्रिंसिपल के हद तक तो हम बोलेंगे सीधा सीधा डेट का रिस्क सबसे ज्यादा है और इक्विटी का रिस्क सबसे कम है। करेक्ट। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत हो गया, मगर रीजन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रिलायंस इज प्लेस्ड मोर ऑन इक्विटी फॉर फाइनेंशियल पर्पस। तो भैया कौन से प्रिंसिपल की बात कर रही है लोग, रिस्क प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो रिस्क प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपके इक्विटी का रिस्क तो सबसे कम है, आपके इक्विटी का रिस्क सबसे कम है, तो इस पे रिलायंस ज्यादा किया जा सकता है फॉर फाइनेंशियल पर्पस। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो रीजन एकदम सही है। अकॉर्डिंग टू रिस्क प्रिंसिपल वी प्लेस मोर रिलायंस ऑन व्हाट, वी प्लेस मोर रिलायंस ऑन इक्विटी बिकॉज उसका कॉस्ट सबसे, उसका रिस्क सबसे कम है। तो रिस्क प्रिंसिपल के हिसाब से ये सेंटेंस रीजन वाला करेक्ट है। तो रीजन करेक्ट है बट असर्शन गलत है, तो इसका मतलब ए इज फॉल्स बट आर दैट इज रीजन इज ट्रू। तो डी ऑप्शन मुझे लगता है सही रहना चाहिए इसके लिए। ठीक है। तो ये आपके
ये हो गए डिस्कशन अबाउट एमसीक्यू पार्ट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट का डिस्कशन। प्रैक्टिकल पार्ट के डिस्कशन के लिए हम लोग एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करके आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1A में एबीसी लिमिटेड provides you with the following information: EBIT, interest, EBT, income tax, then EAT, number of shares, earning per share, EPS, then ruling price in the market मतलब MPS, सब कुछ दिया आपको, राइट। देन बोला है कंपनी के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स है 7 लाख की, कंपनी को चाहिए और 4 लाख रुपए फॉर एक्सपांशन। दिस इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट एज द फंड्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड। इसका मतलब आपको पहले आरओआई निकालना पड़ेगा एग्जिस्टिंग, और वो एक्सपांशन के बाद वाले फंड्स पर भी लगाना पड़ेगा, टोटल फंड्स पर लगाना पड़ेगा। यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी दैट इज डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी हायर देन 32% विल पुश द पी रेशियो डाउन टू 8। अभी कितना है, 10 है। इसका मतलब अगर आपका डेट इक्विटी 32% को क्रॉस नहीं होता है तो आपका पी रेशियो 10 टाइम का 10 टाइम ही रहेगा, करेक्ट। देन इट विल रेज एंड करके लिखा है, इट विल रेज द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल अमाउंट बोरिंग टू 12%। अभी का रेट कितना है, 10% है। ये रेट कितना बनने वाला है, 12 रेट बनेगा अगर 32% डेट इक्विटी क्रॉस हुआ तो, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब एमपीएस निकालना है आपको, वो भी क्या, एक्सपांशन के बाद वाला, एक्सपेक्टेड वाला। क्यों सर, प्रोबेबल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड। If the funds are raised as debt, if the funds are raised by issuing equity shares at ruling price of 40 rupees, ऐसा बोलने की जरूरत थी भी नहीं जबकि ऊपर दिया था रूलिंग प्राइस 40 है। तो हम तो हर वक्त यही अज्यूम करते हैं कि शेयर्स आर ऑलवेज इशूड एट मार्केट प्राइस नॉट एट फेस वैल्यू, बराबर। तो आपको याद होगा, तो सेम टाइप का क्वेश्चन अपन ने क्लास में सॉल्व किया हुआ है, तो ये आपके लिए एक बोनस मार्क टाइप थे। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर ए पार्ट, ठीक है। आप बोलोगे एक्सपांशन के बाद का ईबीआईटी निकालना है आपको। कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन, ताकि हम हमारा आंसर का शुरुआत कर सके। तो आपको सबसे पहले बोलना पड़ेगा प्रेजेंटली आपके पास क्या क्या है। सर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है, हमारे पास डेट भी है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बेटा तुम्हारे पास? सो अगर आप अच्छे से देखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 दिख रहा है, 10 ईच लिखा हुआ है। इसका मतलब ये आ गया 30,000 इंटू 10, 3 लैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स क्लियरली बोला है 7 लाख के। एंड डेट के लिए आपको इंटरेस्ट का रेट और इंटरेस्ट दोनों देखकर आपको समझ रहा है 40,000 डिवाइड बाय 10% करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 4 लाख। तो 4 + 7 11, 11 + 3 is 14 लाख रुपीज। ये आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। एड एक्सपांशन वाला अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया है, 4 लाख का एक्सपांशन है। इसका मतलब एक्सपांशन के बाद डेट और इक्विटी दोनों मिलाकर 18 लाख बनने वाले हैं। एक्सपांशन के बाद डेट और इक्विटी मिलाकर टोटल फंड्स एक्सपांशन के बाद कितने हो जाएंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपांशन कितना हो जाएगा? 18 लाख रुपीस हो जाएगा सर, बराबर। चलो सही है। अभी हम निकाल लेते एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अभी का ईबीआईटी कितना है? 2,80,000 है सर। अभी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 14 लाख है सर। इसको इंटू 100 कर लो, आपका आरओआई आ गया 20%। आता है क्या, चेक कर लो एक बार। 2.8 डिवाइड बाय 14, यस 20% का आपका एग्जिस्टिंग आरओआई। देयरफॉर न्यू ईबीआईटी 18 लाख का फंड्स एम्प्लॉयड रहने वाला है बाद में, इंटू 20%। तो 18 लाख पे 20% निकालेंगे तो 3,60,000 आपका न्यू ईबीआईटी आ जाएगा एक्सपांशन के बाद वाला। अब हम क्या करते हैं, डेट इक्विटी रेशियो निकाल लेते हैं। जिसका फॉर्मूला उन्होंने बोला है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इंटू 100। आपके पास एक्सपांशन के लिए दो चॉइस है, एक है डेट प्लान, दूसरा है इक्विटी प्लान।
अगर आप डेट प्लान को देखोगे तो आपके पास एग्जिस्टिंग डेट कितना है, 4 लाख है सर। एक्सपांशन कितने का है, 4 लाख का है। तो डेट प्लान में हम बोलेंगे 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख हो जाएगा। एक्सपांशन के बाद का फंड्स तो 18 लाख अपन ने निकाला ही था, तो फिर इंटू 100 करके आपका आंसर आएगा। कितना होता है ये, 8 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 करोगे तो 44.44% आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 32। इसका मतलब आपका पी रेशियो जो है वो 8 टाइम हो जाएगा। एंड आपका इंटरेस्ट रेट जो एडिशनल बोरिंग पर है वो हो जाएगा 12%। करेक्ट। अब बात करते हैं इक्विटी प्लान की। तो ऑलरेडी 4 लाख का डेट तो 4 लाख ही रहने वाला है। डेट प्लस इक्विटी टोटल रहेगा 18 लाख, बिकॉज जो 4 लाख एक्सपांशन का है वो इक्विटी से आया। ओके, तो अगर इस आंसर को मैं निकालू तो ये तो 22.22 आएगा। तो इसका मतलब यहां का पी रेशियो अनचेंज रहेगा 10 टाइम्स, और यहां का इंटरेस्ट रेट नॉट एप्लीकेबल रहने वाला है, क्योंकि ये इक्विटी प्लान है। इक्विटी प्लान में हम डेट लेते ही नहीं, तो एडिशनल बोरोड अमाउंट आएगा ही नहीं, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों लेना, फिर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। चलो, इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस बोलते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर, पर्टिकुलर्स डेट प्लान इक्विटी प्लान। ईबीआईटी एक्सपेंशन के बाद का ईबीआईटी कितना लेंगे सर, 3,60,000 ले लो बेटा। कौन से प्लान में, दोनों प्लान में। लेस करना इंटरेस्ट, दो टाइप के इंटरेस्ट आएंगे, एक एग्जिस्टिंग डेट पर आएगा और एक प्रपोज्ड पर आएगा। एग्जिस्टिंग डेट पर इंटरेस्ट कितना आएगा, 40,000 आएगा सर, दोनों जगह ले लो 40,000। एंड प्रपोज्ड डेट जो है उस पर एट द रेट 12% आएगा, ओनली डेट प्लान में आएगा। तो आपका एक्सपेंशन कितने का है, 4 लाख का है। 4 लाख पर 12% कितना आता है, 48,000। देयरफॉर ईबीटी और एनआई कितना आएगा, 2,72,000, 3,20,000। अब क्या करेंगे इसको एनआई नहीं बोल सकते, ईबीटी बोलेंगे, बट एनआई नहीं बोलेंगे। क्यों सर, बिकॉज टैक्स दिया है क्वेश्चन में, तो यहां पर लेस कर देंगे टैक्स। कितने रेट से, 50% से, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या अब आप इसको एनआई बुला सकते हो, यस बुला सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स दी है, तो ये आपका एनआई बन गया। 272 पर अगर 50% लेंगे तो 136 आ जाएगा, तो रिमेनिंग 1,36,000 आएगा इधर, और 160 इधर आएगा, और रिमेनिंग 160 इधर आएगा। करेक्ट। देन ये एनआई आ चुका है। नंबर ऑफ शेयर्स ले लो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में भी दो टाइप रहेंगे, एक रहेगा एग्जिस्टिंग और एक रहेगा प्रपोज्ड। जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो 40,000 है। 40 है कि 30 है, 30,000। दोनों जगह आएंगे। प्रपोज्ड शेयर्स जो वो डेट प्लान में नहीं आके सिर्फ इक्विटी प्लान में आएंगे। कितने प्रपोज्ड शेयर्स आएंगे सर, 4 लाख को डिवाइडेड बाय आपका रूलिंग प्राइस इन मार्केट कितना है, 40 है, उससे डिवाइड करना होगा। कितना आएगा वो 10,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 30,000, 40,000। इससे हम निकाल लेंगे ईपीएस, एनआई बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड
फिर आप पी रेशियो यूज कर लो और आपका एमपीएस निकाल लो, ईपीएस इंटू पी रेशियो, ईपीएस इंटू पी रेशियो। समझ में आया दोस्तों? इतने सही तरीके से मैं आपके साथ पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। तो आपका आंसर 1,36,000 डिवाइड बाय 30,000 करेंगे, ये आता है। क्योंकि ये डेट प्लान है तो पी रेशियो 8 टाइम्स है, तो इंटू 8 कर लो। तो यहां का आंसर 36.27 आता है। बट अगर आप अपोजिट साइड देखोगे दूसरे प्लान में, तो वहां पर 1,60,000 है, डिवाइडेड बाय 40,000 अगर आप करोगे तो 4 रुपए पर शेयर का ईपीएस आता है। यहाँ का पी रेशियो 10 टाइम्स रहने की वजह से ये 40 रुपीज आता है। तो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आपको कौन से प्लान में ज्यादा दिख रहा है? इक्विटी प्लान में ज्यादा दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए फिर? इक्विटी प्लान शुड बी सिलेक्टेड। देयरफॉर इक्विटी प्लान शुड बी सिलेक्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 1A हो चुका है। 1A जो है वो सिर्फ 4 मार्क का था। इतना सब सॉल्व करके आपको सिर्फ 4 मार्क मिल रहे हैं। देन बी पार्ट, levered firm unlevered firm है, having same NOI of rupees 20,000 except that L Limited is a levered firm having debt of rupees 1 lakh at 7% and the cost of equity of levered and unlevered firm are 10% and 18% respectively। और आपको बोल रहे कंप्यूट हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्क। मतलब ये कौन से थ्योरी का क्वेश्चन है? ये आपका एमएम अप्रोच का स्विचिंग वाला क्वेश्चन है। आर्बिट्रेज विल वर्क बोल रहे ये लोग, क्लियरली लेवर्ड अनलेवर्ड सब कुछ दे रहे। तो आपको बताना होगा इसमें सरप्लस कैश मेथड या नॉर्मल मेथड, आपका जो फुल इन्वेस्टमेंट आप करते हो उन दोनों में से कोई भी मेथड इधर यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर लिखा है आर्बिट्रेज कैसे वर्क कर रहा है वो बताओ। कहीं पर भी ये नहीं बोला है शो द इंक्रीज इन अर्निंग। सर अब क्या होता अगर वो इंक्रीज इन अर्निंग बोलते तो बेटा मैं पूरा एंटायर अमाउंट स्विच कर लेता, सरप्लस कैश यूज नहीं करता मैं। क्योंकि अगर सरप्लस कैश यूज करते हो तो सेम आपका अर्निंग आता है विद सरप्लस कैश, बट इंक्रीज इन अर्निंग बताओ बोला, इसका मतलब पूरा अमाउंट स्विच करना पड़ता है, तब जाके इंक्रीज इन अर्निंग आता है। कोई बात नहीं। तो आपको 1B सॉल्व करना है 4 मार्क के लिए। ये भी मेरे मुताबिक लेंदी क्वेश्चन ही है 4 मार्क के अंदर से। बट आजकल क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट जो है एफएमएसएम पूछता है आपको, तो नो डाउट ये है आपको थोड़ा सा ज्यादा लेंदी क्वेश्चन कम मार्क के लिए पूछ रहे हैं। तो हमने भी टेस्ट में वही किया आपकी प्रैक्टिस के लिए। पर्टिकुलर्स आपके पास 2 फर्म है, यू लिमिटेड, एल लिमिटेड। सबसे पहले दोनों का एनआई के ई यूज कर एस तक पहुंच जाते, तो ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट विल गिव यू ईबीटी which will be called as NI, and that NI will be divided by K to calculate the value of S will be nothing but NI by K। ठीक है, तो यहां पर दोनों का EBIT जो है वो 20,000 लिया जाएगा। अनलेवर्ड फॉर्म में डेट नहीं होता है, लेवर्ड फॉर्म में डेट है, 7,000 का इंटरेस्ट आएगा। कैसे 7,000 का इंटरेस्ट आएगा? 1 लाख का डेट है 7% से, तो ये आ जाएगा आपका 20,000, 13,000। आपको के ही क्वेश्चन में दे रखा था 10%, 18%, तो यहां का वैल्यू आता है 2 लाख और इधर का वैल्यू आता है इक्विटी का 72,222। यस, एंड डेट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। फर्स्ट प्लान में तो 0 रहेगा, सेकेंड प्लान में आपके पास डेट का वैल्यू रहेगा, कितने का डेट है? 1 लाख का है। तो वैल्यू ऑफ फर्म वी जो होता है वो तो एस प्लस डी करके मिलता है, तो ये तो 2 लाख ही रहेगा, बट ये 1,72,222 है सिर्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कौन से फर्म की वैल्यू ज्यादा है? सर ये फर्म की वैल्यू ज्यादा है। तो आपको अज्यूम करना होगा कि आपका होल्डिंग जो है वो अनलेवर्ड में है। आप लिख दो इधर, चाहिए तो सिंस वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म यू लिमिटेड, वैल्यू ऑफ यू लिमिटेड
is more, comma, we assume we are holding 10% shares of U Limited। तो ऐसे केस में मेथड मैं यूज कर रहा हूं सरप्लस कैश, जो कि बहुत इजी भी है। हम बोलेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ यू लिमिटेड शेयर्स 2 लाख का वैल्यू था, इंटू 10% शेयर्स आपके पास थे, तो 20,000 आपको मिल जाएगा। इस 20,000 में आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अभी आप क्या कर रहे हो, देखो आप अनलेवर्ड से लेवर्ड जा रहे हो। आप अनलेवर्ड से लेवर्ड जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बोरोइंग नहीं करना पड़ता है, लेंडिंग करना पड़ता है। तो आप पैसा सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे यू के एल के, आप पैसा डेट में भी इन्वेस्ट करोगे। ये जो 1 लाख का डेट है इसमें आप इन्वेस्ट करोगे, इसके डिबेंचर खरीदोगे आप। ऐसा क्यों कर रहे सर हम, रिस्क मैच करने के लिए। जिस कंपनी में आप थे वहां पर रिस्क है ही नहीं, जहां तुम जा रहे हो वहां रिस्क है ड्यू टू डेट। तो एक काम करो, डेट का ही ओनर बन जाओ, ऑटोमेटिकली रिस्क जो है वो मिटिकेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ऐसे केस में आप बोलोगे एड की जगह लेस पर्सनल बोरिंग की जगह पर्सनल लेंडिंग। दैट इज आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं डिबेंचर परचेज। 1 लाख का आपके पास कंपनी के पास बोरिंग था, आपके पास 10% अगर ओनरशिप है इक्विटी शेयर्स की, तो आप 10,000 रुपीज के डिबेंचर्स बाय करोगे और फिर शेयर्स भी बाय करोगे। टोटल शेयर्स की वैल्यू 72,222 थी। आप 10% अगर शेयर्स बाय करना चाहोगे तो 7,222 आपको इन्वेस्ट करना होगा। देयरफॉर ये दोनों इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आपके पास सरप्लस कैश अवेलेबल है, और वो कितने का है, 2778 का है। 2778 का सरप्लस कैश है आपके पास। अब आपको बस बिफोर स्विचिंग आफ्टर स्विचिंग का अर्निंग बताना है। पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर बिफोर एंड आफ्टर स्विचिंग, तो ये बिफोर और ये आफ्टर। आपकी जानकारी के लिए बोलता हूं, बिफोर आप अनलेवर्ड में थे, आफ्टर आप लेवर्ड में चले गए। डिविडेंड रिसीवेबल आपको कितना मिलेगा, डिविडेंड रिसीवेबल मीन नथिंग बट एनआई इनटू परसेंटेज होल्डिंग। तो आपके अनलेवर्ड का एनआई कितना था सर, 20,000 था। हमारा होल्डिंग कितना था, हम अज्यूम कर रहे थे ना 10% होल्डिंग है हमारे पास, तो हम बोलेंगे 2,000। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, नेट इनकम इनटू परसेंटेज होल्डिंग, बिकॉज दे आर सेइंग ऑल अर्निंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो इसलिए हमने ऐसा किया। और नेक्स्ट केस में क्या होगा, 1,72,000, सॉरी आपका एनआई है 13,000 और आपका होल्डिंग जो है वो 10% है। 10% है क्या आपका होल्डिंग, देखो आपने 10% शेयर्स बाय किए, तो फिर ऐसे केस में 13,000 का 10% 1,300 आपको मिलेगा। बट ये सब डिविडेंड के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि आपने पर्सनली लेंड किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लेंडिंग फर्स्ट केस में 0, बट सेकेंड केस में आप सीधा सीधा बोलोगे आपने इन्वेस्टमेंट किया था कितना, 10,000 सर, कितने रेट से, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सामने वाली कंपनी को पैसा दिया था हमने। तो 10,000 इंटू 7% करेंगे तो 700 रुपीज आते हैं। तो यहां पर आपका अर्निंग आ गया 2,000 टोटल अर्निंग,
और इधर भी आ गया 2000 टोटल अर्निंग। तो आप क्या बोलोगे, विल द इन्वेस्टर स्विच? यस, इन्वेस्टर विल स्विच सिंस ही हैज सरप्लस कैश। दोनों जगह अर्निंग सेम ही है, मगर स्विचिंग के बाद ही हैज सरप्लस कैश कितने का, 2778 ऑफ रुपीज 2778। ही हैज सरप्लस कैश ऑफ रुपीज 2778। ओके, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो स्विच कर लेगा। मेथड 2 की कोई जरूरत नहीं है, फुल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 5 मार्क का था। इस क्वेश्चन को भी मैं लेंथी क्वेश्चन ही मानूंगा, बिकॉज 5 मार्क के लिए कुछ ज्यादा ही पूछ लिया। द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम। मतलब ये जो ऑप्शन है, ये जो आपके पास प्रपोर्शंस दिए, ये निकालना पड़ेगा और उसको हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज वो ऑप्टिमम था। ऑप्टिमम पर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होता है तो हम उसे चेंज नहीं करते। तो ऐसे केस में 60,000 एज परसेंटेज ऑफ 4 लाख अगर मैं करूं, 15% आता है। 20,000 एज परसेंटेज ऑफ 4 लाख करेंगे तो 5% आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो 80% ही रहने वाला है। तो ये आपके परसेंटेज होल्डिंग हो गए जो हम चेंज नहीं करने वाले हैं। द इक्विटी शेयर्स हैज मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 47.2। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड ऑफ 50% ऑफ द ईयर 2020 ईपीएस हम पे करने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर मतलब D1, तो D1 मतलब इसका 50% विल बी योर D1 विच विल बी नथिंग बट 4.72 का 50% 2.36। सर उसका क्यों लिया हमने, बिकॉज यहां पर क्लियरली लिखा है फॉलोइंग इज द यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ ईपीएस फॉर द प्रीसीडिंग 10 years विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। तो यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा। अभी फिलहाल ये ट्रेंड है जिसमें आपको दिख रहा होगा एवरी ईयर जो आपका डिविडेंड बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, वो 10% से बढ़ रहा है। तो अगर ये 10% से बढ़ रहा है तो ग्रोथ रेट भी आपका 10% है। इसका मतलब तो हम बोलेंगे जी इज इक्वल टू 10% लुकिंग एट द ट्रेंड। तो हम बोल देंगे ग्रोथ रेट is equal to 10% looking at the trend of EPS. Looking at the trend of EPS, growth rate is 10%. Now, ऐसे सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, the company issued new debentures carrying 16% rate of interest. The current market price of debenture is 96 rupees. Preference shares of rupees 18.5 with annual dividend of 2.22 per share were also issued. Company is in 30% tax bracket. Required to calculate after tax cost of debt, cost of new preference shares and new equity shares, assuming new equity share is from retained earning. New equity is from retained earning. तो ये आपको निकालना है। कॉस्ट ऑफ न्यू डेट निकाल लेते हैं पहले। ए का फर्स्ट पार्ट केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। आपका आई कितना है, 16 रुपीज है, इंटू 1 माइनस 0.30 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स आपका 96 इंटू 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 11.67%। 11.67% आपका आंसर आता है केडी का। सेकेंड चीज इन्होंने केपी पूछा शायद, यस केपी पूछा है, जिसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। पीडी आपका कितना है, 2.22 है सर। आपका एनपी नेट प्रोसीड्स 18.50 है सर, इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा आंसर 12% आता है।
आपका केपी कितना आता है, 12% आता है। अब लास्टली के निकाल लेते, फॉर्मूला हमको d1 अपॉन p0 प्लस जी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उसी का इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। d1 आपको क्वेश्चन में दिया था 4.72 था, नहीं ईपीएस था वो, 4.72 जो था वो तो ईपीएस था, उसका 50% लेना पड़ेगा ना, 2.36। कोई बात नहीं, अपन लिखेंगे 4.72 इंटू 50%। और P0 अभी का प्राइस कितना लेंगे, अभी का प्राइस कितना लेंगे, ऊपर लिखा हुआ है देखो, द शेयर हैज द मार्केट प्राइस ऑफ 47.2, तो हमको यहां पर लेना होगा 47.2 प्लस जी करने की जरूरत है, यस प्लस जी करना पड़ेगा। ग्रोथ रेट कितना है, 10% है। तो आपका आंसर के का आंसर आपका कितना आता है, तो के का आंसर आपका 15% आता है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन ए का आंसर। ए में आपको पूछा था इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, हाँ ए में आपको इंडिविजुअल कॉस्ट निकालने बोला था, तो हमने इंडिविजुअल कॉस्ट सब जगह के निकाल लिए, ठीक है। ये के आ गया आपका 15%, आपका केपी आता है 12%, आपका केडी आता है 11.67%। तो इंडिविजुअल कॉस्ट तो खैर निकाल लिए। अब उसके बाद इन्होंने आपको पूछा है बी पार्ट में कि भैया कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। नो न्यू शेयर्स आर इशूड मतलब क्या, रिटेन अर्निंग यूज हो रहा है, रिटेन अर्निंग यूज हो रहा है, ठीक है। हम रिटेन अर्निंग कितना यूज कर सकते हैं, जितना अभी रिटेन अर्निंग अवेलेबल है, राइट। ये क्या हो रहा है बार बार, यस फ्रेंड्स। तो रिटेन अर्निंग कितना अवेलेबल है अभी, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2020 का ईपीएस जो है ये था जिसका 50% डिविडेंड दिया गया, ये वाला डिविडेंड दे चुके, तो इसका मतलब बचा हुआ पैसा अभी भी अपने पास है, तो अपन क्या बोलेंगे अभी, बी पार्ट सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे ध्यान दो, आप सीधा सीधा एक काम करो, आप ये सोचो कि आपके एक्सपांशन जो आप कर रहे हो, ठीक है, व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड मतलब रिटेन रनिंग यूज हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अपन ने जो कॉस्ट निकाला वो वैसे भी रिटेन रनिंग का कॉस्ट निकाला के, ओके। यहां पर जो कॉस्ट निकाला वो रिटेन अर्निंग का कॉस्ट है के। हमारे पास इंडिविजुअल कॉस्ट रेडी है, हमारे पास इसका प्रपोर्शन चेंज करना नहीं है, क्योंकि वो ऑप्टिमम प्रपोर्शन है, तो वो चेंज करना नहीं है हमको, नो चेंज। वाई नो चेंज, बिकॉज वो बेस्ट प्रपोर्शन है, तो उसको चेंज क्यों करेंगे, जब जब एक्सपांशन करेंगे उसी प्रपोर्शन में पैसा रेज करेंगे। जब जब पैसा रेज करना है 15% डिबेंचर से आएगा, 5% प्रेफरेंस से आएगा, 80% इक्विटी शेयर से आएगा, इक्विटी से आएगा। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल बैक, आपको सोर्सेस यहां पर लिखने हैं, सीधा सीधा प्रपोर्शन लेना है, इंडिविजुअल कॉस्ट लेना है और प्रोडक्ट लेना है। जैसे कि सोर्सेस में पहला आएगा डिवेंचर्स, सर अमाउंट ही नहीं पता, कोई जरूरत नहीं अमाउंट की दोस्तों। फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर आएगा इक्विटी जिसमें मेनली रिजर्व्स ही है, ठीक है। इसका प्रोपोर्शन 15, इसका 5 और इसका 80 है। इंडिविजुअल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 11.67 आया था। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 12% आया था, एंड इक्विटी का कॉस्ट जो है वो 15% आया था। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 11.67 इंटू 15%, 1.75,
12 इंटू 5 मतलब 5 इंटू 12%, 0.6, एंड 80 इंटू 15% इज 12। आपका आंसर 12 प्लस 0.6 प्लस 1.75 दैट कम्स टू 14.35%। ये आ गया आपका मार्जिनल वैक। मार्जिनल वैक निकालने के लिए अमाउंट की जरूरत गिरती ही नहीं है, बिकॉज प्रोपोर्शंस रेडी थे अपने पास। करेक्ट। तो ये आ गया बी पार्ट का आंसर। यहाँ पे इस इतने पार्ट को आपको 1 मार्क मिले, पहले वाले पार्ट जो इंडिविजुअल कॉस्ट निकाला उसको 1 मार्क मिले। अब सी पार्ट में बोला है डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड। मतलब ही रिटेन अर्निंग यूज करो, इक्विटी शेयर मत बेचो। Assuming that the retain earning for the next year's investment is 50% of the earning of 2020। आपके पास रिटेन अर्निंग कितना अवेलेबल है? जितना 2020 का अर्निंग था उसका 50% अवेलेबल है, क्योंकि पहले ही पढ़ लिया था बचा 50 डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड है। तो कोई बात नहीं। हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब और पैसा कितना आप रेज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको सी पार्ट सॉल्व करना है। आपका रिटेन अर्निंग पर शेयर निकाल लो पहले, रिटेन अर्निंग पर शेयर। इसको निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, 4.72 का 50% ले लो, विच कम्स टू हाउ मच, 2.36 रुपीज। सर 4.2 क्या 72 क्या है सर? ईपीएस है। उसका 50% क्यों लिया सर? बिकॉज बचाओ 50 अगर ईपीएस डिविडेंड पर शेयर बांट दिया है तो 50% रिटेन किया हुआ है, तो ये रिटेन अर्निंग पर शेयर है। देयरफॉर टोटल रिटेन अर्निंग 2.36 इंटू 10,000, इसका मतलब टोटल रिटेन अर्निंग आपके पास 23,600 ही अवेलेबल है। और ये 23,600 आपके टोटल कैपिटल का 80% होना चाहिए। अगर आप नया पैसा रेज कर रहे हो तो आप इक्विटी से 80% ही रेज करोगे, क्योंकि 15% डिबेंचर से और 5% प्रेफरेंस से रेज करना है। तो इसका मतलब यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर total amount is equal to 23,600 divided by 80%। बिकॉज अगर ये 80% है तो 100% कितना, तो 23,600 डिवाइड बाय 80%, ये आता है 29,500। सर ये कैसे आया सर? बिकॉज बेटा इसका 15% डिबेंचर्स है, इसका 5% न्यू प्रेफरेंस शेयर्स है, और इसका 80% रिटेन अर्निंग है। न्यू शेयर इश्यू नहीं हुआ है, रिटेन अर्निंग है, याद रखिए। ठीक है, नाउ टोटल अमाउंट आ गया आपके पास। नेक्स्ट पार्ट में और लास्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछा आपको? टोटल अमाउंट तो खैर आपने निकाल लिया। अब अगले पार्ट में इन्होंने क्या पूछा आपको? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। डी पार्ट क्या बोला है? कंप्यूट मार्जिनल वैक ऑफ कंपनी व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी। तो मतलब जो सी में अमाउंट अभी अभी अपन ने निकाला उससे ज्यादा अमाउंट, अज्यूमिंग न्यू इक्विटी शेयर मस्ट बी सोल्ड एट 40 रुपीज पर शेयर। तो नया शेयर कितने में बेचा जाएगा? 40 रुपीज पर शेयर। अगर नया शेयर 40 रुपीज पर शेयर है, जबकि पहले वाले शेयर का प्राइस कितना था? 47.2 था। तो इसका मतलब के ही चेंज होना चाहिए। के ही क्यों चेंज होगा सर? बिकॉज वो रिटेन अर्निंग के वक्त यूज होता है 47.2 जो उस टाइम का प्राइस था। अभी न्यू शेयर कितने में इशू हो रहा है? 40 में हो रहा है। तो हम लोगों के लिए नेट प्रोसीड तो कितना होगा? 40 होगा ना। हम लोगों के लिए नेट प्रोसीड कितने का होगा? 40 रुपीज पर शेयर का होगा। तो हम बोलेंगे यहां पर K is equal to D1 upon P0 plus G into 100। 2.36 का आपका D1 है, बराबर। उसके बाद P0 आपको 40 लेना है और ग्रोथ रेट आपका 10% है। तो आपका आंसर 2.36 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 0.1 इंटू 100 15.9% आता है। तो जैसे ऊपर का वैक निकाला था सेम वैक हम लोग निकालेंगे। क्योंकि प्रोपोर्शन भी सेम है तो सेम वैक निकालेंगे हम लोग। सिर्फ इंडिविजुअल कॉस्ट में ये कॉस्ट चेंज हो जाएगा।
यहाँ पर 15, 5 और 80 रहेगा। यहाँ पे 11.67, ये 12 और ये आ जाएगा 15.9%। और 80 का 15.9% अगर मैं करूं तो 12.72 आता है, प्लस 0.6 प्लस 1.75, तो ये आंसर आपका 15.07% आता है। आपने न्यू वैक निकाल लिया एक्सपांशन के बाद का। और अब ये इक्विटी नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। पहले वाला क्या था, इक्विटी था, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस था, मतलब ये रिटेन अर्निंग बोलते आप। ये रिटेन अर्निंग का कॉस्ट 15 है, और ये आपका रिटेन अर्निंग नहीं है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है। इसका कॉस्ट कितना है, 15.9% है। और इसका मार्जिनल रैक कितना आ गया अभी, 15.07%। ये क्या है सर एग्जैक्टली, न्यू शेयर बेटा तुम इश्यू कर रहे हो, तो न्यू शेयर पर शेयर तुम 40 में इश्यू कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ 47.2 तुम 40 में इश्यू कर रहे हो, तो आपका 15 की जगह के कितना आ रहा है, 15.9, तो उसको लेकर हमने हमारा नया वैक निकाल लिया। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल सा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में भी सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही लेंदी था दोस्तों, फ्रैंकली और भी लेंदी था। कंपनी नीड्स 31,25,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट। द फॉलोइंग 3 प्लान्स आर फिजिबल। कंपनी में इशू 3,12,500 का इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, या कंपनी में इशू हाफ फंड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच एंड 15,625 डिबेंचर्स ऑफ 100 डिनोमिनेशन बेरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। कंपनी आधा इक्विटी शेयर इशू कर सकता है 10 रुपए से, और बचा हुआ आधा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है 100 रुपीज पर शेयर, डिविडेंड रेट 8% रहेगा। तो कंपनी के पास 3 प्लान है, और कंपनी को चाहिए कि एक्सपांशन के बाद 31,25,000 रेज हो जाएगा। इफ कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT आर 62,500, या तो 1,25,000 या तो 6,25,000। डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर अंडर ईच ऑफ द 3 फाइनेंशियल प्लान। आपको क्या निकालना है, EPS निकालना है, राइट। अज्यूम द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट एज 40%। देन उन्होंने सेकंड पार्ट में बोला है आइडेंटिफाई विच अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड, कौन सा अल्टरनेटिव चाहिए अपने को, जिसमें EPS सबसे ज्यादा होगा वो चाहिए अपने को। एंड लास्ट में बोला है डिटरमाइन द EBIT EPS इंडिफरेंस पॉइंट बाय फॉर्मूले बिटवीन फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंसिंग प्लान 1 एंड 2, फाइनेंसिंग प्लान 1 एंड 3, मतलब 2 एंड 3 के बीच निकालने बोला नहीं है आपको, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां पर गड़बड़ क्या है सुनिए, आपके पास EBIT 1, 2, 3 दे रखे। अब तीनों EBIT पे आपको EPS निकालना है, और प्लान कितने आपके पास, 3 प्लान है। तो मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, 3 प्लान 3 EBIT, ओके। तो यहां पर सबसे पहले इक्विटी प्लान ले लेते हैं, प्लान 1, इक्विटी प्लान। एक साथ तीनों EBIT को सॉल्व करते हैं। पर्टिकुलर्स 62,500, क्या लिख रहे सर ये अपन, EBIT लिख रहे बेटा 62,500, 1,25,000, या तो EBIT है 6,25,000। तो तीनों लेवल का EBIT ले लिया अपन ने। और EPS तक हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, शुरुआत करते हैं EBIT से। 62,500, 1,25,000 एंड 6,25,000। कौन सा प्लान सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, अभी तक तो सिर्फ इक्विटी प्लान सॉल्व कर रहे हैं। जो ये प्लान सॉल्व कर रहे हैं सेम आपको प्रेफरेंस के लिए करना है, मतलब इक्विटी और डेट के लिए करना है, और इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए करना है, ठीक है। तो माइनस करो इंटरेस्ट। अब क्योंकि ये प्लान ही इक्विटी है तो इंटरेस्ट तो कुछ आएगा ही नहीं। फिर EBT मिलेगा आपको, जो कि सेम नंबर रहेंगे आपके पास। क्या आपके पास टैक्स है, यस 40% टैक्स भी है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, कितना आएगा,
25,000 का टैक्स है, 37,500 इधर आ जाएगा, 50,000 का टैक्स आएगा, तो बचा हुआ 75,000 इधर आ जाएगा, एंड लास्टली 2,50,000 का टैक्स आएगा, तो बचा हुआ 3,75,000 इधर आ जाएगा। ईएटी आने के बाद आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है, तो इसी को एनआई बोल दो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट केस में ये लोगों ने बोला आपको 3,12,500 के शेयर्स 10 ईच, मतलब 31,250 के शेयर 31,250 नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, और ये तीनों प्लान में आ जाएंगे। देयरफॉर अर्निंग पर शेयर आपका कितना आएगा, 37,500 डिवाइड बाय 31,250, 1.2। इसी सेम तरीके से 0.24 और लास्ट प्लान में 1.2। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास अर्निंग पर शेयर। जैसे आपने अर्निंग पर शेयर इधर निकाला, वैसी सेम अर्निंग पर शेयर आपको निकालना होगा विच प्लान, जैसे इक्विटी लिया प्लान 1, वैसे सेम यहां पर प्लान 2 लेंगे, प्लान 2 इक्विटी प्लस डेट प्लान, इक्विटी प्लस डेट प्लान। अब क्योंकि हम बोल ही रहे कि डेट है तो इंटरेस्ट आने वाला है, तो फिर ये फिगर्स चेंज हो जाएंगे और उसकी वजह से ये सब चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज हो जाएंगे इनफैक्ट, तो अर्निंग पर शेयर भी चेंज होने वाला है। सिर्फ फॉर्मेट काम में आया हमको, बाकी कुछ काम में नहीं आया, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट कितना लेंगे जरा अच्छे से देखिए। सेकेंड जो प्लान है उसमें बोला जा रहा है कि भैया 1,56,250 के इक्विटी शेयर्स है 10 ईच एंड 15,625 डिबेंचर्स है 100 ईच, तो 15,625 इंटू 100, ये आ गया डिबेंचर का अमाउंट। कितने रेट से दिया गया डिबेंचर, 8% से दिया गया, 8% से, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आएगा 1,25,000। तीनों प्लान, तो 62,500 अगर आप माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बचा हुआ 62,500 ही बचेगा, बट वो नेगेटिव रहेगा, यहां पर 0 रहेगा और यहां पर पॉजिटिव 5 लाख रहेगा, करेक्ट। अकॉर्डिंगली 40% टैक्स निकालना है, 25,000 का टैक्स शील्ड आएगा, तो बचा हुआ 37,500 का अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। इधर 0 है तो ये 0 ही रहेगा, और ये 5 लाख पे 40% करेंगे तो 2 लाख आता है, तो रिमेनिंग 3 लाख आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स अगर बात करेंगे तो यहां पर क्लियरली बोला है 1,56,250 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, मतलब क्या हुआ 15,000, 1,56,250 शेयर्स ऑफ 10 ईच ना, तो तीनों जगह 1,56,250 आएगा, और अर्निंग पर शेयर निकालना है तो फर्स्ट केस में आंसर नेगेटिव आएगा, 37,500 negative divided by 156,250, this comes to 0.24 negative। सेकेंड केस में तो आपके पास एनआई नहीं है तो ये 0 ही आने वाला है, और थर्ड केस में आपके पास एनआई है 3 लाख का, 1,56,250 करेंगे डिवाइड तो आंसर 1.92 रुपीज आ रहा है, ये आपके पास ईपीएस आ गया। जैसे ये सॉल्व किया ऐसी सेम आपको इक्विटी एंड प्रेफरेंस सॉल्व करना है। जैसे ये सॉल्व किया वैसे ही आपको तीनों लेवल ऑफ ईबीआईटी पे इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान वाला सॉल्व करना है। ये आपका प्लान 3 कहलाएगा, प्लान 3 कहलाया जाएगा ये। अब इस केस में भी ऐसा होगा कि आपके इंटरेस्ट के नंबर्स हट जाएंगे,
तो ये भी चेंज, ये सब चेंज। इनफैक्ट क्योंकि यहां पर प्रेफरेंस है इसलिए ये लाइन जो है थोड़ी नीचे जाएगी, और इसको हम एनआई नहीं बोल सकते अभी। ईएटी में से माइनस करना होगा पीडी, फिर आएगा आपका एनआई, फिर उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ईपीएस आएगा। तो सीधा सीधा यहां पर इंटरेस्ट 0, ये ही अमाउंट्स आपके इधर आ जाएंगे। तो इन्हीं पर टैक्स तो अपन ने फर्स्ट प्लान में निकाला है, यस, और अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल लिया था। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे 25,000 का टैक्स, 37,500, यहां पर 1,25,000 पे कितना था, 40%, 50,000 का टैक्स, और बचा हुआ 75,000। और यहां पर का आपका टैक्स था 2,50,000 और बचा हुआ था 3,75,000। अब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देखना है, तो यहां पर इन्होंने क्लियरली बोला है 15,625 ईच, मतलब 15,62,500 इंटू 8%। 15,62,500 का 8% कम्स टू 1,25,000। ये आ गया आपका प्रेफरेंस डिविडेंड 1,25,000। तो एनआई तो फर्स्ट केस में निगेटिव आ रहा है 87,500, सेकेंड केस में भी निगेटिव आ रहा है 50,000, और थर्ड केस में आपके पास पॉजिटिव आ रहा है 2,50,000। अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 1,56,250 शेयर्स। तो फिर इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर 0.56 निगेटिव आता है, इधर का आंसर भी निगेटिव आता है 0.32, और लास्ट आंसर आता है 1.6 पॉजिटिव। तो ये आपके ईपीएस आ गए हर एक प्लान के। अब यहां पर आपका पार्ट एक कंप्लीट हुआ है। अब और एक पार्ट है ईबीआईटी ईपीएस का इंडिफरेंस पॉइंट। बट इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है फॉर प्लान 1 एंड 2। तो उसके अंदर हम बोलेंगे लेट द ईबीआईटी बी एक्स, लेट ईबीआईटी बी एक्स, एक्स माइनस फर्स्ट प्लान में तो इंटरेस्ट है ही नहीं कुछ भी, 0 लेंगे, इंटू 1 माइनस 0.4 करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स वहां पर है 3,12,500 शेयर्स, इज इक्वल टू सेकेंड प्लान में आपके पास इंटरेस्ट है, प्लान 2 में इंटरेस्ट कितना है आपके पास 1,25,000 का इंटरेस्ट है। तो यहां पर हम बोलेंगे x माइनस 1,25,000 का इंटरेस्ट, ये ईबीटी आ गया, इसको 0.4 1 माइनस 0.4 करेंगे, ईएटी आ गया, यही आपका एनआई है, और इसको डिवाइडेड बाय 1,56,250 करेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x बाय 2 इज इक्वल टू x माइनस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लो। तो x इज इक्वल टू 2x माइनस 2,50,000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2,50,000। तो ये आंसर आ गया इंडिफरेंस पॉइंट का। जैसे ये आंसर निकालना आपने वैसे ही सेम आपको निकालना होगा इंडिफरेंस पॉइंट फॉर प्लान 1 एंड 3, 1 एंड 3 के लिए। अब 1 एंड 3 बोला तो थर्ड पार्टी सिर्फ चेंज करेंगे ना, ये क्यों चेंज करेंगे पूरा। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ काफी चीजें सेम रहेगी, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। आपके पास ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 0 हो जाएगा, ये ऐसा आएगा,
और इसमें माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड 1,25,000 का, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? यस, प्रेफरेंस डिविडेंड 1,25,000 का था, तो 1,25,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया अपन ने। अगर इसको सॉल्व करना है ना तो सीधा ये 1 और वो 2 हो जाएगा, बाकी 1 माइनस 0.4 1 माइनस 0.4 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके आगे 1,25,000 लिखा हुआ है माइनस। तो फिर बस इतना ही सिंप्लीफिकेशन होगा और यहां पर बचेगा x बाई 2, x नहीं 0.66, 0.66 कैसे आया? 1 माइनस 0.4 इज 0.6 इंटू एक्स करेंगे तो 0.6x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.6x माइनस 1,25,000 डिवाइड बाय 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो। 0.66 इज इक्वल टू 1.3x माइनस 2,50,000, करेक्ट? तो नेगेटिव ये 0.3 नहीं 0.2 होता है, 1.2। अब इसको सॉल्व करो अच्छे से। इसको अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको समझेगा कि ये नेगेटिव 0.6x इज इक्वल टू नेगेटिव 2,50,000 हो रहा है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइड बाय 0.6 करोगे तो आंसर 4,16,667 आता है। 4,16,667 आपका आंसर आता है। यस गाइस, तो आप क्या बोलोगे? ये आपका इंडिफरेंस पॉइंट आ गया दोनों भी केस में। अब फाइनली हम पहुंच गए लास्ट वाले क्वेश्चन पर। हमने ये क्वेश्चन के हर एक चीज निकाल ली है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पर आना है। लास्ट है क्यों? क्योंकि बाद में थ्योरी क्वेश्चन है। ये थ्योरी क्वेश्चन के आंसर तो आपके नोट्स में मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कंपनी इशूड 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, एट पार with maturity of 6 years. On maturity, each debenture will be converted into 2 equity shares of the company. तो मतलब 6 साल बाद। 6 साल बाद क्यों? क्योंकि एट मैच्योरिटी बोल रहे हैं ना वो लोग, ऑन मैच्योरिटी बोल रहे हैं वो लोग, मतलब 6 साल बाद हर एक डिबेंचर की जगह 2 शेयर मिलने वाले, ठीक है। 6 साल बाद 2 शेयर मिलेंगे। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 18%, बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.25, the company has paid a dividend of rupees 12.76 per share. 5 years ago it paid a dividend of 10 rupees per share. तो 5 साल पहले कितना बेचा शेयर था? आपका डिविडेंड था 10 रुपया था, अभी कितना है? 12.76 है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ द इश्यू अमाउंट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर। आपको इंटरेस्ट रेट 1%, 2%, 3% से लेके 9% तक हर एक का फैक्टर दे रखा है आपके पास, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आपके दे रखे, ठीक है। इनकी जरूरत गिरेगी नहीं गिरेगी वो टेबल से समझेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर निकालने के अंदर एक बेसिक लॉजिक समझना होगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर में रेडीमेबल वैल्यू बहुत मैटर करता है। रिडम्पशन करते वक्त आप कन्वर्ट करके वैल्यू ले रहे हो या नहीं कन्वर्ट कर डिबेंचर का रिडम्पशन ले रहे हो। तो आप एज अ होल्डर ऑफ डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, आप क्या करोगे? जिसमें आपका फायदा है वो करोगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये मैच्योरिटी पर आपके इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना होगा। मैच्योरिटी पर इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास गिवन क्या क्या है वो लिख लो पहले। गिवन है आपके पास रिस्क फ्री रेट 10%, RM माइनस RF आपको दे रखा है 18% क्योंकि उन्होंने मार्केट रिस्क प्रीमियम बोला। फिर आपको बीटा वैल्यू उन्होंने दे रखा है 1.25 था, इसका मतलब केई के नजदीक आप जा सकते हो, केई निकाल सकते हो ये सब इंफॉर्मेशन से। और उसके बाद आपको D0 दे रखा है 12.76 क्योंकि उन्होंने बोला कंपनी पेड डिविडेंड, ओके। और आपके पास D-5 दे रखा है 10 रुपीज का। -5 क्यों? 5 साल पहले का D दिया है। और आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है 5% का, ठीक है। अब एक काम करो, केई निकाल लो यूजिंग CAPM जिसका फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। आपका रिस्क फ्री रेट 10% प्लस आपका बीटा वैल्यू 1.25 एंड आपका RM माइनस RF 18। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका
के ही आ जाएगा, आपका के ही आता है 32.50%, 32.50%। ठीक है, अब आप ग्रोथ रेट निकाल लो एक बार, ग्रोथ रेट कैसे आएगा सर? कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट कैसे होगा सर? तो इज वेरी सिंपल, आपके पास D0 दिया हुआ है और D-5 दिया हुआ है, तो D-5 को अगर आप 5 साल तक ग्रो करोगे तो ही तो आपका आंसर आएगा। सर ये क्या कर रहे हो आप? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। तो यहां पर मेरे पास आज का वैल्यू है 12.76, जो मैं 5 साल पहले के एंगल से फ्यूचर वैल्यू बोल रहा हूं, और 5 साल पहले का जो वैल्यू है वो मेरे लिए प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि मैं 5 साल पीछे जाके सोच रहा हूं क्या हो रहा है। ओके, तो डिवाइडेड बाय 1+g बोलेंगे, इसको raised to 5 बोलेंगे। इसको सॉल्व कर लो, 1+g इज इक्वल टू 12.76 डिवाइडेड बाय 10 raised to 1/5। तो आपका आंसर कितना आएगा? 12.76 डिवाइडेड बाय 10, 1.276 raised to 1/5 मतलब 0.2। करेक्ट। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको टेबल से भी वैल्यू निकालनी आती है, बट टेबल से वैल्यू क्यों निकाले, अपन डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1.276 लो, √12 टाइम्स दबाओ, -1 करो, इंटू पावर लो 0.2, +1 करो, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैलसी लो सब लोग, 1.276 रूट 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 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू पावर 0.2 +1 इज इक्वल टू 12 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी आंसर आता है उसमें -1 करना पड़ेगा, क्योंकि 1+g था, तो फिर इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि रेट चाहिए। -1 इंटू 100 करो, आपका आंसर 5% आता है। 4.995 मतलब ही 5% आ गया ना, तो आपका ग्रोथ रेट कितना आ गया? 5% आ गया। और अगर आपको टेबल से ही देखना रहेगा तो भैया आपके टेबल में 1.276 ढूंढना होगा, 1.276 ढूंढना होगा, जो कि बराबर आपको 5% के सामने दिखेगा, ये वाला। बट टेबल से ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में टेबल नहीं दिया रहता है, आपको कैलसी की ट्रिक आनी चाहिए। ओके, तो आपका ग्रोथ रेट आ गया भैया। अब ग्रोथ रेट आने के बाद हम क्या करेंगे? प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 6 ईयर्स निकाल लेते हैं, विच इज नथिंग बट आपके शेयर का वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स निकालना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे इस केस में? यू आर कैलकुलेटिंग द P0 काइंड ऑफ थिंग। तो आपको याद है P0 का फॉर्मूला क्या था? P0 इज इक्वल टू D1/K-G था। तो मैं बस उसी का लॉजिक यहां पर यूज करूंगा, D7 क्यों सर? अब देखो, आज का प्राइस के लिए तुम अगले साल का डिविडेंड लेते हो, तो 6 ईयर बाद के प्राइस के लिए 7th ईयर का डिविडेंड लेना पड़ेगा ना आपको। आज के प्राइस के लिए आप D1 बोल रहे हो, तो 6 ईयर बाद के प्राइस के लिए आपको 7th ईयर का डिविडेंड लगेगा। 7th ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय K-G करना होगा आपको। तो उस लॉजिक से आपका 7th ईयर का डिविडेंड विल बी नथिंग बट 12.76 इंटू 1.05 मतलब ग्रोथ रेट raised to 7। ये 7th ईयर का आ गया आपका डिविडेंड, डिवाइडेड बाय के आपका है 0.325 मतलब 32.5% माइनस जी आपका 0.05। इसको सॉल्व करके आपका P0 का आंसर आ जाएगा। 1.05 को raised to 7 कैसे सॉल्व करते हैं मैथ्स के दुश्मनों? 1.07 ऑलरेडी raised to 1 रहता है, इंटू इज इक्वल टू करोगे raised to 2 आएगा, इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 7। जो भी आंसर आया उसको 12.76 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर आता है 17.95। दैट डिवाइड बाय 0.325 माइनस 0.05 विल बी 0.275। तो आपको क्या करना है? 17.95 डिवाइडेड बाय
0.275 करना है। तो आपका आंसर आता है P0 इज इक्वल टू, P0 नहीं बोल सकते उसका, P0 नहीं बोल सकते, आपको ये बोलना पड़ेगा प्राइस एट द एंड ऑफ 6 ईयर। इज इक्वल टू कितना आएगा 65.27। 65.27 एक शेयर का प्राइस है आपका। कन्वर्टिबल डिबेंचर 2 शेयर में कन्वर्ट करवा रहा है आपके, तो फिर आपको रिडम्पशन वैल्यू कितना मिलेगा? देयरफॉर रिडम्पशन वैल्यू विल बी 65.27 इंटू 2, 130.5 बोल सकते हैं आप। 130.55 ये आपका रिडीमेबल वैल्यू बन जाएगा। 130.55 ये आपका रिडीमेबल वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो वो भी लिख देंगे, और 100 विच एवर इज हाइयर, क्योंकि रिडम्पशन के वक्त आप या तो डिबेंचर का फेस वैल्यू रिडीम करा कर ले लोगे, या तो आप उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लोगे। डिबेंचर अगर फेस वैल्यू लोगे तो 100 मिलेगा, और अगर रिडम्पशन करवा लोगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लोगे तो 130.55 का वैल्यू मिलेगा। तो ऑब्वियसली हम विच एवर हाइयर के हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा रिडीमेबल वैल्यू बन गया। नेट प्रोसीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज के प्राइस को माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करना होगा। तो आप क्या बोलोगे? 100 माइनस 5%, तो 95 का आपका नेट प्रोसीड बन जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स आपके 6 ईयर्स रहेंगे। दैट्स इट। आपको केडी का फॉर्मूला यूज करना है, I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP बाय 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। आपका I कितना लोगे? 15 इंटू 1 माइनस 0.4 कर दो, प्लस रेडीमेबल वैल्यू कितना लोगे आप? 130.55 माइनस नेट प्रोसीड्स 95 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 6 होल डिवाइड बाय 130.55 प्लस 95 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। Therefore, your KD comes to how much? 13.26%. Your KD comes to how much? 13.26%। दोस्तों आई होप आपको ये समझा है अच्छे से, और ये डिस्कशंस जो भी है ये आपके लिए यूजफुल है। नो डाउट मैं आपको डिस्कस करते करते सॉल्व करूँ, मुझे 1 आवर 12 मिनट्स लग गए, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में इससे ज्यादा ही लगेंगे, बट जितना आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे आपके फाइनल एग्जाम का टाइम उतना कम होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, साइनिंग ऑफ, सी यू फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। और अगर आपको ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने रहेंगे तो PS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और आप चैप्टर वाइज टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट नहीं हो तो। बाय बाय, टेक केयर।